तो आज 12th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर देंगे, सॉल्यूशंस। तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हल्का हल्का बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन, इंट्रो वगैरह, सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं, जो बचपन में आपने पढ़ा था कल, कम वाला सॉल्यूट ज़्यादा वाला सॉल्वेंट, उससे आगे के डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये 11th में भी आपने पढ़ रखा है, 12th में भी पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझना है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। हेनरी लॉ पढ़ेंगे। फिर हेनरी लॉ गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन के लिए होता है, यानी सॉल्वेंट होगा लिक्विड और सॉल्यूट होगा गैस। उसके बाद राउल्ट्स लॉ आता है। राउल्ट्स लॉ दो टाइप के सोल्यूशन के लिए लगेगा यहाँ पर, सॉलिड प्लस लिक्विड के लिए और लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी सॉल्यूट एक बार सॉलिड होगा और सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, और एक बार लिक्विड प्लस लिक्विड आ गया। फिर लास्ट में जो आएगा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर सही मायनों में बताऊं तो पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये सारी चीज़ें ये भी यहीं आकर रिलेट होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबसे ज़्यादा यहीं पर यूज़ होगा आकर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है, जो आपने अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो तो पता होगा। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। 4 टाइप की होती हैं, क्या क्या होती हैं आगे पढ़ेंगे। और फिर वेंट ऑफ फैक्टर लास्ट में पढ़ेंगे। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही एक पॉइंट है जो हमें पढ़ना है। लेकिन आज के चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? आज के चैप्टर में हमें सिर्फ ये पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हर टॉपिक पर एक डिफरेंट, एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा मैं। बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने हैं बच्चों, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। इजी न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और नंबर कट जाते हैं, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों डायरेक्टली सोल्यूशन टॉपिक पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन का बैकग्राउंड जान लेते हैं, कहाँ से आया है सोल्यूशन, फैमिली ट्री क्या है इसका, वो सारी चीज़ें। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा मिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में उसकी कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी। यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लें, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में क्या होता है, सबसे पहला सिप लोगे उसमें भी उतना ही टेस्ट आएगा, लास्ट सिप लोगे उसमें भी वही टेस्ट आएगा। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाली कोल्ड ड्रिंक में मिठास थोड़ी कम होती है, नीचे वाली कोल्ड ड्रिंक में मिठास थोड़ी ज़्यादा होती है, सब जगह बराबर आता है ना। CO2 का टेस्ट भी पूरी कोल्ड ड्रिंक में बराबर ही आता है अगर आपने फ्रेशली उसको पिया है। तो ये होता है थ्रू आउट द कंपोजिशन, थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम कंपोजिशन होना, है ना। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए मम्मी लोग आपको रात में जैसे दूध पीने के लिए दिया आपको ग्लास में, है ना, तो उसमें क्या होता है, नीचे वाले हिस्से में चीनी ज़्यादा रह जाती है, ऊपर वाले हिस्से में चीनी नहीं होती है, कम होती है। तो ऊपर वाला दूध जो है कम मीठा टेस्ट होता है और लास्ट में जो है बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि कंपोजिशन वैरी कर रही है, ऊपर कम मीठा है नीचे ज़्यादा मीठा है, ऊपर कम शुगर है नीचे ज़्यादा शुगर है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। कोल्ड ड्रिंक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर को ट्रू सोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिनको सिंपली सोल्यूशन भी कहा जाता है, और यही हमारा चैप्टर है, इसी को हमें पढ़ना है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो कोलाइड्स और सस्पेंशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो कोलाइड्स और सस्पेंशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है पार्टिकल साइज के बेसिस पर, वो हमें समझना है। ट्रू सॉल्यूशंस का जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, यानी इन तीनों में सबसे छोटा साइज पार्टिकल का ट्रू सॉल्यूशन का होता है, इसीलिए ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देते हैं। 1 नैनोमीटर बच्चों कितना होता है? बहुत छोटा होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर, इस साइज के, इस डायामीटर के पार्टिकल होते हैं। यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है साइज़, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल साइज़ आ जाता है। सस्पेंशन में सबसे बड़े पार्टिकल साइज़ होते हैं, यानी 1000 नैनोमीटर से बड़े साइज़ जो आएंगे वो सस्पेंशन के अंदर आ जाएंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल बहुत आसान है। सॉल्ट लो, पानी में मिला दो, शुगर लो, पानी में मिला दो, है ना, अल्कोहल लो, पानी में मिला दो। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे होमोजीनियस सोल्यूशन के, होमोजीनियस मिक्सचर के या ट्रू सोल्यूशन के। ठीक है। कोलाइड्स का एग्जाम्पल ले लो। कोलाइड्स का एग्जाम्पल मिल्क, चीज़, बटर।
तो मिल्क देखो देखने में होमोजीनियस ही लगता है लेकिन एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है। ये कोलाइट की खासियत होती है, देखने में दे लुक लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये सब होमोजीनियस देखने में लगते हैं। मिल्क में वाटर होता है और प्रोटीन होता है, या वाटर होता है और फैट होता है। कभी भी आपने वाटर और फैट अलग अलग देखा है, सिंगल फेस दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस है, ठीक है। सस्पेंशन के एग्जाम्पल में क्या आ गया, सस्पेंशन के एग्जाम्पल में आ गया चौक लो, चौक को पानी में मिला दो, धुंधला धुंधला सा एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। आप सैंड लीजिए, सैंड को पानी में मिला दीजिए। ये सारे एग्जाम्पल किसके आ गए, ये सारे एग्जाम्पल आ गए हेट्रोजीनियस के अंदर सस्पेंशन के। इनका पार्टिकल साइज होता है, उसको हम आंखों से देख सकते हैं। 1000 नैनोमीटर से बड़ा है ना इसका पार्टिकल साइज, तो आंखों से देख सकते हैं। चौक को पानी में मिलाएंगे, चौक के पार्टिकल दिखाई देंगे। सैंड को पानी में मिलाओगे, सैंड के पार्टिकल दिखाई देंगे। तो हमारा जो मेन चैप्टर है वो यहाँ पढ़ना है, ठीक है। कोलाइड्स जो है हमें सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, सस्पेंशन नहीं है 12th क्लास में, ये अभी पढ़ रहे हैं हम पूरा चैप्टर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सोल्यूशन से। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं सोल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, क्या कहा मैंने, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। तो एक चीज़ याद रखनी, सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है, हेट्रोजीनियस मत लिख देना धोखे से, ठीक है। कंपोनेंट्स पे ध्यान देना, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 कंपोनेंट वाला जो है वो हमारे सिलेबस में है, हमें सिर्फ 2 कंपोनेंट वाला ही पढ़ना है। तो कंपोनेंट के हिसाब से ये कुछ टाइप्स लिख रहा हूँ, इनको समझ लो, पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। सबसे पहले आते हैं बाइनरी सोल्यूशन, बाई मतलब 2। इनमें बाइनरी सोल्यूशन का मतलब हैविंग 2 कंपोनेंट्स, हैविंग 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। 2 कंपोनेंट हो गए, एक सॉल्यूट हो जाएगा और एक सॉल्वेंट हो जाएगा। टर्नरी क्या होगा, इसमें कितने होंगे बच्चों, 3 कंपोनेंट्स। क्वार्टरनरी में कितने होंगे, क्वार्टरनरी आ गया, क्वार्टरनरी में कितने होंगे, 4 होंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से आते रहते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन से हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन है, जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सीबीएसई और आईसीएसई की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कॉम्पिटेटिव में टर्नरी और क्वार्टरनरी से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो थोड़े टफ हो जाते हैं, लेकिन इनका बेस बाइनरी ही है। बाइनरी वाले फॉर्मूले ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके टर्नरी और क्वार्टरनरी में लग सकते हैं। तो पहले बाइनरी समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन पर आते हैं। ये हमारा सॉल्यूट है एक साइड और दूसरी साइड हमारा सॉल्वेंट है। तो एक जो बहुत ही फेमस और बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो कम वाला है वो सॉल्यूट होगा और ज़्यादा वाला सॉल्वेंट, कम वाला सॉल्यूट, ज़्यादा वाला सॉल्वेंट। जैसे एग्जाम्पल ले लूँ मैं, एग्जाम्पल ले लूँ मैंने 90 ग्राम क्या करा, 90 ग्राम ग्लूकोज लिया, उसको 18 ग्राम वाटर में मिला दिया। 90 ग्राम ग्लूकोज लिया और उसको 18 ग्राम वाटर में मिला दिया। अब बताओ इसमें कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, बताओ कैमरामैन। वाटर सॉल्यूट और ग्लूकोज सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि वाटर कंपाउंड में नहीं करनी है, ये वाली हरकत नहीं करनी है। मास देखते ही जज्बाती नहीं होना है और औंधे मुंह नहीं करना है, ठीक है। हमें देखना होता है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेसर अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का, मोल से। हमें क्या कैलकुलेट करने होते हैं बच्चों, मोल्स करने होते हैं। अमाउंट का मतलब है यहाँ पर मोल्स। तो वाटर के अगर मोल आप निकालेंगे तो मोल्स का फॉर्मूला सभी जानते हैं, मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मास कितना दे रखा है, 18 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। कितने मोल आए बच्चों वाटर के, 1 मोल आया। और यहाँ पर ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो मास अपॉन मोलर मास, मोल्स निकालने ना। मास देखो बच्चों उसका कितना दे रखा है, 90, और ग्लूकोज का मोलर मास होता है बच्चों 180। कितना आ गया, 1/2 यानी 0.5 मोल। अब बताओ कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, कम वाला सॉल्यूट है और ज़्यादा वाला सॉल्वेंट, ठीक है। मास देख के जज्बाती नहीं होना है ना, मास देख के जज्बाती नहीं होना है। क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने। तो जिसके कम मोल्स हैं वो सॉल्यूट होगा हमेशा, और जिसके ज़्यादा मोल्स हैं वो सॉल्वेंट होगा। ये नोट कर लो। अब दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखो अगर मैं यहाँ पर एक ग्लास ऑफ वाटर हूँ, ठीक है, कांच का गिलास है जिसमें आपको पानी दिखाई दे रहा है, और मैं पूछूँ कि पहले से ही मैंने उसमें शुगर मिला रखी है 1 चम्मच, और मैं आपको दिखाकर पूछूं बिना टेस्ट किए हुए आपको बताना है कि इसके अंदर शुगर है कि नहीं है। बताओ, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, बिना टेस्ट किए नहीं बता पाओगे। जबकि उसके अंदर शुगर है, क्यों नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि शुगर दिखाई नहीं दे रही है, यानी सॉल्यूट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से हमारी दूसरी डेफिनेशन निकल कर आई, solute is that component which loses its identity when goes into the solution।
वो कंपोनेंट जो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है। यहाँ से आइडेंटिटी से क्या मतलब है, यहाँ पर फिजिकल स्टेट से, अपना अपीयरेंस, अपनी फिजिकल स्टेट। देखो शुगर जो था वो सॉलिड था, या नमक की बात कर लो, नमक मिला दिया वो सॉलिड था, लेकिन पानी में घुलने के बाद अब वो पूरा का पूरा सोल्यूशन लिक्विड की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो उसकी सॉलिड स्टेट तो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर चुकी है ना। तो आइडेंटिटी का मतलब है यहाँ पर फिजिकल स्टेट। तो जो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दे वो सॉल्यूट है, जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखे वो क्या है, सॉल्वेंट है। ज़्यादा कम वाला कॉन्सेप्ट तो होता ही होता है, साथ में एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट कंपोनेंट, और क्या लिख सकते हैं बच्चों इसमें, दैट कंपोनेंट विच लूजेस इट्स आइडेंटिटी, विच लूजेस इट्स आइडेंटिटी। तो बच्चों आइडेंटिटीज है हमारा क्या मतलब है, फिजिकल स्टेट व्हेन फॉर्म्स सॉल्यूशन। अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। जिसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखे, विच मेंटेन्स, विच रिटेन्स लिख लो, या मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी, इट्स आइडेंटिटी विद इन दी सॉल्यूशन, विद इन दी सॉल्यूशन। तो बच्चों आपने देखा कि सॉल्वेंट हमारा कौन था, वाटर था, और जो पूरा सोल्यूशन था, नमक या चीनी भी 1 चम्मच मिलाने के बाद भी सोल्यूशन वाटर जैसा ही दिख रहा था, यानी लिक्विड ही दिख रहा था। तो सोल्यूशन की जो स्टेट आई है वो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के जैसे ही आई है, यानी कि लिक्विड ही आई है। इसका मतलब सॉल्वेंट वो होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी यानी फिजिकल स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं ना। ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पर भी लग सकता है। जैसे अगर हम इक्वल अमाउंट ले लें, हम शुरू से क्या कह रहे हैं, कम वाला सॉल्यूट है और ज़्यादा वाला सॉल्वेंट। मैं कह दूँगा अगर दोनों बराबर हो जाएँ तो बच्चे बोलते हैं सर सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होता, सॉल्यूशन तो किसी भी केस में बन सकता है ना। अगर मैं इक्वल अमाउंट ले लूँ, मान लो अल्कोहल और वाटर है, दोनों का इक्वल अमाउंट ले लिया मैंने, तो बताओ अब सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेगा वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। एक इक्वल मोल लिए हमने, मान लो 1 ग्लास ले लो, वैसे इक्वल मोल नहीं आएंगे उसमें, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए 1 ग्लास अल्कोहल यानी दारू, 1 ग्लास दारू ले ली, 1 ग्लास पानी ले लिया, ठीक है, दोनों को आपस में मिला दिया। तो बेटा मुझे बता 2 ग्लास पानी बनेगा कि 2 ग्लास दारू बनेगी, 2 ग्लास दारू बनेगी ना। किसने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी, पानी ने कि दारू ने, दारू ने। तो जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, समझ गए। तो जब इक्वल अमाउंट हम मिला देते हैं तब भी हम आइडेंटिटी वाला केस ही देखते हैं। या फिर एक और चीज़ लिख सकते हैं हम, एक और चीज़ लिख सकते हैं, फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। सॉल्यूट will be that component, solute will be that component which will have less वेपर प्रेशर, जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। अब सर ये वेपर प्रेशर क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। वेपर जितनी ज़्यादा बनेंगी उसका वेपर का प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका वेपर प्रेशर कम है यानी इसकी वेपर्स कम बनेंगी, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर कम बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से वही, फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशंस सॉल्वेंट विल बी दैट component, solvent will be that component which has more vapor pressure, मोर वेपर प्रेशर, जिसका वेपर प्रेशर बच्चों वीपी का मतलब वेपर प्रेशर, जिसमें ज़्यादा वेपर बनेंगे, ठीक है। तो ये हम सम अप कर सकते हैं। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल प्लस वाटर, दारू वाला एग्जांपल लिया, 1 ग्लास दारू में 1 ग्लास पानी मिलाया, तो उसको इस वाले कॉन्सेप्ट से भी पहचान सकते हो, इस वाले कॉन्सेप्ट से भी पहचान सकते हो। अब ये मत कहना सर हम तो पानी मिलाते ही नहीं है, हम तो नीट पीते हैं, ठीक है। पानी मिला लो थोड़ा सा, ठीक है, बराबर अमाउंट में मिला लो, अरे मिला लो, नीट पीने वालों। सॉल्यूट देखो, अगर हम अल्कोहल और वाटर की बात करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 74 पॉइंट समथिंग होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये किसका है, अल्कोहल का है।
तो मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वेपर किसकी ज़्यादा बनेंगी, अल्कोहल की वेपर ज़्यादा बनेंगी, तो वेपर का प्रेशर भी किसका ज़्यादा होगा, अल्कोहल का होगा, और जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो सॉल्वेंट बनेगा, तो अल्कोहल यहाँ पर क्या बन गया, सॉल्वेंट। मैंने क्या बोला, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट बनेगा, तो इन दोनों में से किसकी वेपर ज़्यादा बन रही है, अल्कोहल की ज़्यादा बन रही है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट बनेगा। इस केस में भी देख लो, एक गिलास पानी में एक गिलास दारू बनाई मिलाई तो 2 गिलास दारू बनी, ना कि 2 गिलास पानी बना, तो दारू ने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी, तो वो हमारा सॉल्वेंट आ जाएगा। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेसिक चीज़ें थी जो हमें बतानी थी, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा। अगर सॉलिड है तो पूरे सॉल्यूशन का फेज भी क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। मैंने बच्चों आपको क्या बात बताई थी, सॉल्यूशन जो है अपने सॉल्वेंट की तरह दिखाई देता है, यानी सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट होगी। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो पूरा सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। और अगर हमारा सॉल्वेंट एक गैस है तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, इसके बाद एक और आ जाता है, एक और वो आ जाता है क्लासिफिकेशन, एक्वस सॉल्यूशंस वर्सेस नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब बच्चों आप लोग जानते हैं, सॉल्वेंट क्या होगा इसमें, सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, वाटर होगा। वाटर के लिए तो एक्वस वर्ड यूज़ करते हैं, और इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, यानी सॉल्वेंट और कोई लिक्विड हो सकता है जनरली, लेकिन वाटर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अमोनिकल, जैसे एक्वस सॉल्यूशन कहीं पर बोल दिया तो वाटर है, ये कई जगह पर आपको दिखाई देगा ये वर्ड, अमोनिकल सॉल्यूशन। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बच्चों मैं बता रहा हूँ, ये मत सोच रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत काम में आने वाली हैं। और एग्जाम में ये अमोनिकल सॉल्यूशन, इथेरिकल सॉल्यूशन, इस तरह के वर्ड आए तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अमोनिकल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट क्या है हमारा, सॉल्वेंट है क्या है, अमोनिया। गुड। दूसरा क्या होता है, इथेरियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट बच्चों क्या होता है, ईथर होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, ईथर होता है। इसमें एक और आता है अमलगम, इसमें एक और आता है अमलगम, यहाँ बता देता हूँ। अमलगम सॉल्यूशन का नाम होता है अमलगम्स। अमलगम्स क्या होता है, मेटल प्लस मरकरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, उसको याद कर लेना है ना। ये अमलगम बच्चे समझ नहीं पाते हैं जल्दी, इसी का एग्जाम्पल है। अमलगम यानी solution of mercury with any metal is called amalgam. Solution, homogeneous mixture solution of mercury with any metal is called amalgam. एक दो हैं एक्सेप्शन जिनके साथ अमलगम नहीं बनता है, वो हम फिर कभी बात करेंगे। मरकरी का होमोजीनियस मिक्सचर विद एनी मेटल इज कॉल्ड अमलगम। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, वो कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन पहले मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ कितने टर्म हमें पढ़ने हैं, 9 टर्म्स पढ़ लें, इनको अलग से लिख लेना आप। एक वेट बाई वेट परसेंटेज है, यानी ऊपर भी मास है नीचे भी मास है। ठीक है, एक है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, फिर होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलैरिटी आर है इसमें, मोलैरिटी आर फॉर रॉकेट, मोलैरिटी है नॉर्म, फिर है मोलैलिटी, ला है इसमें, ला मोलैलिटी, फिर है नॉर्मेलिटी, फिर आता है पीपीएम जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन के नाम से भी जानते हैं, और फिर आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि 12th में जो आपका लैब मैनुअल आप बनाएंगे उसमें जब टाइट्रेशन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ निकालने के लिए पूछा जाएगा। और वाइवा में भी एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ सर किया था, क्या निकाला, स्ट्रेंथ निकाला, फार्मूला बताओ तो ज़रा स्ट्रेंथ का, और मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है वो बताओ तो ज़रा। वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें क्या होता है
इसमें से कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी कुछ में टेम्परेचर पे इफेक्ट, टेम्परेचर इन पे इफेक्ट डालेगा, कुछ पे टेम्परेचर इफेक्ट नहीं डाल सकता, नो मैटर उसमें कितना भी चेंजेस किया जाए या कुछ भी लिया जाए, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कैसे पहचानते हैं? वॉल्यूम से पहचानते हैं। जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाए वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएँ, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम ना आए, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। तो देखते हैं सबसे पहले मास बाय मास, इसमें दोनों चीज़ें मास हैं, वॉल्यूम आया ही नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया। मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया तो ये डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें तो जिंदा वॉल्यूम आ गया, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन इधर आ जाएगा, क्योंकि इसमें मोल ही मोल होते हैं और कुछ नहीं होता है, और मोल जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। फिर इधर आ जाओ, मोलैरिटी अभी हम पढ़ेंगे, उसमें वॉल्यूम आता है बच्चों, ठीक है, ये L है, और मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। फिर आ गया मोलैलिटी में नहीं आता है वॉल्यूम, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं। फिर आ गया हमारा नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और फिर ppm आ गया, ppm में मास ले लेते हैं जनरली, तो ppm आ गया। और स्ट्रेंथ आ गई इधर, तो स्ट्रेंथ जो है उसमें वॉल्यूम आता है, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब मास है, ये मोल है, ये भी मास और मोल वाला आ गया, ये भी मास वाला, ठीक है। ये हमारे जो टोटल 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें पढ़ने हैं, इन सब के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और इनके आपस में 12th लेवल का पढ़ना है। आप चाहे 11th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो हिला नहीं पाओगे अगर ये सब चीज़ें नहीं आती, और सीधे सीधे यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ईजी है, समझ में आ जाएगा, बस आप लास्ट तक लेक्चर देखते रहिए। तो बच्चों सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आज का हमारा, वो है मास बाय मास परसेंटेज, यानी जिसको हम शॉर्ट में W/W से भी डिनोट करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मास बाय मास परसेंटेज, या परसेंटेज बाय मास भी इसको बोलते हैं। शॉर्ट में इसको जो न्यूमेरिकल में आपको दिखाई देगा वो W/W के इस टर्म में दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चले जाते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? देखो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आए तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका केमिस्ट्री का ही एग्ज़ाम हुआ, आउट ऑफ 100 या मान लीजिए आउट ऑफ 150 आपके 100 मार्क्स आ गए, तो आपको परसेंटेज निकालनी है कि कितने % मार्क्स आए। तो आप क्या करेंगे, टोटल मार्क्स नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स इनटू 100 कर देंगे। तो वही परसेंटेज निकालने का पूरी दुनिया में एक ही फार्मूला है, टोटल थिंग और ऊपर जितनी थिंग आपको दी गई है और नीचे टोटल से उसको डिवाइड करो और इनटू 100 कर दो। तो परसेंटेज बाय मास क्या होगा, W/W परसेंट क्या होगा, मास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट का जो भी बच्चों आपको मास दे रखा है, और नीचे क्या लिखेंगे आप, टोटल में क्या आ जाएगा, टोटल में सॉल्यूट आएगा कि सॉल्वेंट आएगा, दोनों आ जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन जाता है बच्चों, सॉल्यूशन बन जाता है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जनरली मास आपको ग्राम में दिया होगा, अगर केजी में भी दिया हुआ है तो ये याद रखना, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के मास की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 ग्राम में रखा और 1 केजी में रख दिया, दोनों ग्राम में रख दिए कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट तो हो ही जाने वो लास्ट में। दोनों केजी में रख दिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों मिलीग्राम में रख दिए कोई दिक्कत नहीं, यूनिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा सिस्टम आ गया। टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, और याद रखना परसेंटेज जो होती है, परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100 में ही से तो निकालते हो। एग्जाम में जो परसेंटेज आपकी कैलकुलेट की जाती है आउट ऑफ 100 ही तो होती है, ऐसा तो नहीं किसी की 110% आ गई, ऐसा तो नहीं होता है ना, आउट ऑफ 100। यानी परसेंटेज मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 100 जा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। मान लीजिए अगर कोई बोल दे हमें 10% W/W सोल्यूशन ऑफ NaOH
इन वाटर। ये एग्जाम्पल की बच्चों हेल्प से समझना, क्यों? क्योंकि आगे जब हम मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ेंगे ना, तो ये एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी में ऐसे बोल देंगे 10% W/W सोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर है, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो इस छोटी सी लाइन से, ये आपको न्यूमेरिकल्स में लिखी हुई दिखेगी, इस छोटी सी लाइन से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि 10% और टोटल परसेंटेज कितनी ले रखी है 100। तो टोटल ग्राम, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना मान लो, हमेशा 100 ग्राम। जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन हमेशा कितना मान लेंगे 100 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है और उसमें NaH बच्चों कितना है, NaOH यानी सॉल्यूट बच्चों कितना है 10% है। तो 100 ग्राम का 10% निकालो तो कितना आएगा 10 ग्राम आएगा। इसका मतलब ये हो गया 10 ग्राम NaOH। 10 ग्राम NaOH है तो ये सॉल्यूट हो गया, बचा हुआ क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। टोटल 100 था, उसमें से 10 NaOH है तो वाटर कितना बचा 90 बचा। ठीक है, 10 ग्राम NaOH इज dissolved in 90 ग्राम वाटर टू मेक टोटल सोल्यूशन बच्चों कितना माना था हमने, टोटल कितना हो जाएगा 90 + 100 टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों देखो इस छोटी सी लाइन से हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने को मिली। 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। यहाँ पर मास परसेंटेज निकालनी है। क्या क्या दे रखा है, बेंजीन और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम ऑफ CCl4 है। तो सबका मास लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है 22 ग्राम, मास ऑफ CCl4 कितना दे रखा है 122 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम तो कितना हो गया 144 ग्राम। चलो W/W निकालना है, मास परसेंटेज W/W ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर लिखेंगे। तो मास ऑफ बेंजीन ऊपर लिखा जाएगा, ये याद रखना, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ बच्चों को। और टोटल मास नीचे लिखा जाएगा और इनटू 100 कर देंगे। तो मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है 22 अपॉन टोटल कितना हो गया 144 इंटू 100। तो देख लेना 84 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। ये हमारी पहली आ गई। और जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लगाना है आपको, परसेंट। यूनिट तो होती नहीं, कोई मीटर, किलोमीटर, केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुछ नहीं लिखना है, बस क्या लिखना है परसेंटेज। याद रखना बोर्ड में यूनिट ला लिखने के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो मार्क्स मत कटवा के आना, फ्री के। ये हमारा वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन हो गया, इसको नोट कर लेना आप। अब हम किसका निकालेंगे वेट परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालेंगे। तो CCl4 का वेट परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो मास ऑफ CCl4 ऊपर लिखा जाएगा अपॉन टोटल मास नीचे लिखा जाएगा। जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो इसका कितना दे रखा है, तो CCl4 का बच्चों मास कितना दे रखा है देखो 122 ग्राम और टोटल कितना आ रहा है 144। इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे परसेंटेज लिख देना है आपको। तो आइए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं वेट परसेंटेज पे। क्या दे रखा है 11 ग्राम ऑफ यूरिया इज़ डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में अलग क्या है, देखो हमें चाहिए कि मास दोनों साइड, सॉल्यूट का मास चाहिए, सोल्यूशन का भी मास चाहिए। और यहाँ पर क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो जब भी वॉल्यूम दे रखा होगा तो और चाहिए क्या है मास, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से कन्वर्ट करवा देंगे, किस में, मास में कन्वर्ट करवा देंगे। तो लिख देते हैं हम मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया कितना दे रखा है 11 ग्राम, है ना। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है कितना 500 ml। तो ये हमारा यूरिया का मास परसेंटेज निकालना है। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन के लिए चाहिए, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगवा देंगे। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो उसको याद कर लीजिए। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास क्या आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट क्या है देखो
1.1 बेटा यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी बताता हूँ कैसे। 1.1 ग्राम पर ml दे रखा है और वॉल्यूम बच्चों कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है। तो ml से ml कैंसिल आउट हो गया, है ना। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 1.1 की 500 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 550 और बचा क्या, ग्राम बचा। मास ऑफ सोल्यूशन, ये क्या आ गया हमारा, मास ऑफ सोल्यूशन। अब जल्दी जल्दी में गलती क्या होती है, एक तरफ ml में दे रखा होता है और एक तरफ लीटर में दे रखा होता है, या cc में दे रखा होता है, या डेसीमीटर क्यूब में दे रखा होता है। तो यूनिट कन्वर्जन कर लेना, सेम यूनिट में लेकर आ जाना उनको, तभी आगे चल के कैलकुलेशन करना, वरना गलत ही आंसर आएगा। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। तो हम क्या निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज निकाल रहे हैं ऑफ यूरिया, यूरिया के लिए निकाल रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, यानी W/W। तो क्या लिखेंगे ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास जितना दे रखा होगा अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, और इनटू 100 करना पड़ेगा, हमें इनटू 100 करना पड़ेगा। इसको मैं हटा देता हूँ सर, ये साफ़ कर दो, ये हमने साफ़ कर दिया, इनटू 100 हो गया। मास ऑफ यूरिया देखो कितना दे रखा है, कहाँ गया, 11 ग्राम, 11 ग्राम। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना आया, 550, इनटू क्या करना है, 100 करना है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, 50, 100 अपॉन 50, 2%। परसेंटेज का साइन ज़रूर लगा देना, आधे से ज़्यादा बच्चों का परसेंटेज का साइन ना लगाने की वजह से न्यूमेरिकल में कट जाता है नंबर, ठीक है। तो 2% हमारा आंसर आ गया। ये हमारा मास बाय मास परसेंटेज के कुछ एग्जाम्पल थे। अब मैं क्या करता हूँ, आपको वॉल्यूम परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज है, उसकी तरफ को चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। V/V से इसको डिनोट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, पिछली बार मास का परसेंटेज निकाला था, इस बार वॉल्यूम का निकालना है। तो ऊपर भी वॉल्यूम रख दो, नीचे भी वॉल्यूम रख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर जनरलिटी ये बताया जाता है कि ml में रखो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दिख रहा है कि ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट से वॉल्यूम की यूनिट कैंसिल आउट ही हो जानी है, सेम होनी चाहिए। ये ml में है वॉल्यूम तो ये भी ml में होना चाहिए, ये लीटर में है तो ये भी लीटर में होना चाहिए, ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही होना चाहिए। अब बताओ, ये जो इसमें वॉल्यूम आ गया तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो दिस इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और परसेंटेज है तो आउट ऑफ, परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आउट ऑफ, ऑलवेज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे वो बोलते हैं 15% V/V, 15% V/V HCl सोल्यूशन, है ना। 15% V/V HCl सोल्यूशन, लिक्विड HCl ले रखा है हमने यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ हमारा, इस लाइन से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये लाइन तुम्हें किसी न्यूमेरिकल के बीच में लिखी हुई दिखाई देगी, तो इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, आउट ऑफ 100 निकालते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा कितना मान लो, 100 ml मान लो। तो 100 ml का कितना परसेंट HCl है, 15%। तो 100 का 15% बच्चों कितना निकल कर आएगा, 15 निकल कर आएगा। इसका मतलब 15 ml में ले रहा हूँ, ठीक है। मैं 15 ml क्या है, HCl इज डिजॉल्व्ड इन, किस में डिजॉल्व किया गया है, सॉल्वेंट में। कितना होगा वो, 15, 100 में से 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 85 ml ऑफ वाटर, वाटर मान लिया, सॉल्वेंट नहीं दे रखा, वाटर मान लिया। टू मेक, टोटल सोल्यूशन कितने ml का बनेगा बताओ, टू मेक, दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना बन रहा है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना सीखो। 11th के बच्चे हो आप तब भी, 12th के हो तब तो बहुत ज़्यादा सीखो, क्योंकि ये लाइंस आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल के बीच में लिखी हुई दिखाई देंगी। तो इनसे हम ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का निकाल दिया, और पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल दिया, इन 4 वर्ड से हमने सिर्फ, ठीक है। अब क्या देखना है यहाँ पर, पिछले वाले में भी आप लिख देना, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। ये कब यूज़ होता है, व्हेन solute and solvent
व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड। बच्चों वॉल्यूम हमेशा लिक्विड का ही तो जनरली निकालते हैं या फिर गैस का निकालते हैं। तो हम लिक्विड सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमने मान लिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, लिक्विड हैं, तो वहाँ पर V/V लगाएंगे। मास बाई मास कब लगाएंगे, दोनों क्या हो, सॉलिड हो। लिक्विड के केस में वॉल्यूम वाला केस ले लेते हैं जनरली हम। चलो आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया वॉल्यूम परसेंटेज का क्वेश्चन। 10 ml अल्कोहल है, 10 ml अल्कोहल है, 110 ml वाटर में मिला हुआ है। टोटल सोल्यूशन जो बन रहा है उसके अंदर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है अल्कोहल का इन वाटर सोल्यूशन। ठीक है, अल्कोहल इन सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख लेते हैं इसमें आगे, अल्कोहल का सोल्यूशन में निकालते हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना है 10 ml, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है बच्चों 110 ml। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया बच्चों, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया 110 प्लस 10 120 ml, है ना। तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज किसका, अल्कोहल का। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना दे रखा है 10, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना निकाला है 120, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 100/12, और जो भी आएगा आंसर उसके आगे परसेंटेज का साइन लगाना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, दोबारा से समझ लो। अल्कोहल का वॉल्यूम दे रखा है, वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, दोनों को जोड़ दिया तो सोल्यूशन, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन बन गया। और ये फार्मूला लगाकर हमने वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अल्कोहल का वॉल्यूम रख दिया 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लिख रहा था 120 इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आंसर आएगा उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इन ml इज रिक्वायर्ड टू मेक 10% इथेनॉल इन वाटर सोल्यूशन यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर इथेनॉल। लैंग्वेज में थोड़ा घुमावदार लग रहा है, मैं समझाता हूँ, बहुत ईजी है, घबराओ मत, भाई आया है सब बता के जाएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इन ml इज़ रिक्वायर्ड, ये कह रहा है कि एक सोल्यूशन बनाना है किस किस का, इथेनॉल का और वाटर का। किस किस का बनाना है सोल्यूशन, इथेनॉल का बनाना है प्लस वाटर का बनाना है। ठीक है, इथेनॉल कितना दे रखा है 10 ml, और वाटर कितना मिलाना है मान लिया x ml, और ये पूरा मिलकर कितना होना चाहिए, जितना भी होगा वो बन जाएगा। लेकिन ये क्या बता रहा है, दोनों चीज़ें बता दी उसने कि 10 ml हमारा प्योर इथेनॉल है, और अब बनाना भी कितना है 10% इथेनॉल बनाना है। ठीक है, तो इसका सीधे भी आंसर निकल सकता है। परसेंटेज मैक्सिमम कितनी लेनी चाहिए 100 लेनी चाहिए। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना ले लेंगे 100 ml ले लेंगे, उसका 10% इथेनॉल है, तो 100 का 10% कितना आया 10 आया, 10 ml है ना, और बचा हुआ 90 ml क्या हो गया, वाटर हो गया। तो आंसर यहाँ से हमारा क्या आना चाहिए 90 ml वाटर आना चाहिए। वही तो पूछा, अमाउंट ऑफ वाटर पूछा, लेकिन नहीं, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, नंबर भी तो चाहिए एग्जाम में, तो हम इसको पूरा ठीक से करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक से कैसे करेंगे, आंसर में लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर ही तो पूछा है तो x ml मान लिया बच्चों, है ना, और वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल बच्चों कितना दे रखा है 10 ml दे रखा है। तो बच्चों टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया x प्लस 10 ml हो गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों कितना हो गया x प्लस 10 ml, x प्लस 10 ml, है ना। अब वॉल्यूम परसेंटेज निकाल देते हैं, V/V%, फार्मूला क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है इथेनॉल, 10 रख दिया। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे आया x प्लस 10 आया। कैसे पता लगा बच्चों, वाटर प्लस इथेनॉल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को जोड़ दोगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, और इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, उसकी 100 से मल्टीप्लाई करनी। ठीक है, तो अब क्या करना है, परसेंटेज की जगह पर 10% रखो, क्योंकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये 10% दे रखा है, तो ये 10% हो गया, और इसकी हम 10/x प्लस 10 और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है,
10 से 10 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 आ गया। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 10 यानी कि 90 ml। 90 ml हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू, यानी अमाउंट ऑफ वाटर 90। स्टार्टिंग में ही बताया था, सीधे कर सकते थे। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा डेंसिटी वाला फंडा घुमा दिया है। हमने क्या करा, 15 ml लिक्विड ग्लूकोज लिया, उसको मिक्स किया वाटर में और एक सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन का मास दे रखा है, जबकि हमें क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जबकि दे क्या रखा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मास। तो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये किसके बराबर होगा, मास अपॉन डेंसिटी के बराबर होगा। मास भी दे रखा है आपको, डेंसिटी भी दे रखी है। मास कितना दे रखा है बच्चों आपको, 550 दे रखा है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.1 दे रखी है। यूनिट चेक कर लेना, दोनों में, दोनों ग्राम में आ रहे हैं, ठीक है। अब आप इसका आंसर निकाल देंगे, वॉल्यूम आपका निकल कर आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह पर वो रख देंगे। सॉल्यूट का वॉल्यूम आपको दे रखा है 15 ml, और दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन करना है ये खुद से। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मास बाय वॉल्यूम। पिछले वाले दोनों या तो मास के टर्म्स में था या वॉल्यूम के टर्म्स में, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मास बाय वॉल्यूम। सॉल्यूट का मास लिया जाता है और वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन के लिया जाता है। ये फार्मूला कहाँ पर यूज़ होगा, ये फार्मूला जब यूज़ होगा व्हेन सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड। हो सकता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड है, जैसे शुगर को पानी में मिला दो, शुगर सॉलिड है, पानी लिक्विड है। इस तरीके के केसेस में हम ये वाले क्वेश्चन ये वाले अप्लाई करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, ऊपर मास लिया जाता है और नीचे वॉल्यूम। मास किसका लिया जाता है, सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका लिया जाता है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का पूरा लिया जाता है। और ये इसमें चूँकि वॉल्यूम आ गया है तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और ये पूरा आउट ऑफ 100 निकाला जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। 15 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल, 15 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल इज dissolved in 500 ml water to make a solution. Find out mass by volume percentage of इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मास ऊपर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है, 15 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 500। इसको सोल्यूशन मान लेते हैं हम, डिसॉल्व्ड इन 500 ml सोल्यूशन, वरना फिर वाटर से सोल्यूशन नहीं बना पाएंगे ना। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये कितना होगा, 15 ग्राम अपॉन 500 इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा, इथाइलिन ग्लाइकॉल 15 ग्राम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बच्चों कितना दे रखा है, 500 इंटू 100। जो भी आपका आंसर निकल कर आएगा यहाँ से कर ही देते हैं, 3 आ गया, उसके आगे कौन सा सिंबल लगा देना है, परसेंटेज का सिंबल लगा देना है, तो ये 3% है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों वो हमें ये पढ़ना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा रिलेशन है, बस इसको याद कर लो। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास अपॉन मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी दोनों केसेस में आपको एक ही काम करना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप खुद भी बना सकते हैं।
ये देखिए इधर वॉल्यूम है, इधर मास है, इस मास को जब वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई में आगे खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर देखो क्या करना है, इस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो इस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो डेंसिटी खुद ब खुद मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं, मान लीजिए हमें क्या दे रखा है 15% W/W NaOH solution, 15% W/W NaOH solution, find out W/V। W/V आपको निकालना है और मान लीजिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, सिंपल है। गिवन क्या है आपको, W/W परसेंटेज आपको गिवन है, कितना दे रखा है बच्चों 15%। कैलकुलेट क्या करना है आपको, W/V परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आपको, कैलकुलेट करनी है ना। और डेंसिटी आपको दे रखी है, तो सीधा फार्मूला है, सीधा सा फार्मूला है, W/V परसेंटेज आपको निकालनी है। W/W परसेंटेज में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो W/W आपको कितना दे रखा है, W/W आपको दे रखा है 15 और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.1। जो भी आंसर आएगा उसको आप निकाल देंगे और परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे।